नमस्कार जोहार साथियों। आज हम लोग मिशन 15 जेपीएससी को ध्यान में रख करके पेपर 6 जो मेंस में है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसी के अंतर्गत जो उसका सब सेक्शन है ई, उसी पे मैंने पहला चैप्टर आपको लिया है। ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आरंभ कर रहे हैं। आपको पता है कि नेशनल पॉलिसी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो स्टार्ट करी गई आज़ादी के बाद, यानी भारत सरकार ने ये सोचा आज़ादी के बाद कि जब तक हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होगा तब तक हम अपने राष्ट्र को विकसित अवस्था में नहीं कर सकते हैं। और यही कारण था कि जैसे ही देश ने 1947 में आज़ादी प्राप्त करी, ठीक है, और 1947 से लेकर के आज 2026 चल रहा है, और आज तक आप देखिएगा हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करी है। इसका बहुत बड़ा एक तरह से रोल है, भूमिका है हमारे आज़ादी के समय में, जिन्होंने इस पॉलिसी को अपना करके और आगे बहुत सारे काम किए। चाहे वो इसरो का स्थापना करने की बात हो या DRDO की स्थापना कर, न जाने बहुत सारे ऐसे अनगिनत संस्थाओं की स्थापना करी गई, और कहीं ना कहीं इसकी पॉलिसी के माध्यम से रिसर्च इनोवेशन पे ज़्यादा जोर दिया गया। और आज आप देखोगे आम जनता की या फिर देश की स्थिति काफ़ी अच्छी आप कह सकते हैं पहले की तुलना में। चलिए, तो पहला है हमारा नेशनल पॉलिसी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें इन्होंने क्या करी, सबसे पहले पहले तो इसको आप समझ लीजिए कि यह भारत सरकार के द्वारा एक पॉलिसी तैयार करी गई थी, और जिसका मेन जो पर्पस रहा था वो वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी विकास, नवाचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। ठीक है, आप देखोगे अभी आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे 1942 से ही इसमें प्रयास आरंभ कर दिए गए थे। ध्यान रखिएगा उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था, बावजूद भी उस समय के लोगों ने, सरकार जब हमारी 1946 में अंतरिम सरकार बनी और आगे चल के जब हमारी पॉलिसी बनना शुरू हो गई, तो चाहे वो वैज्ञानिक अनुसंधान की बात कर लीजिए, तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, नवाचार यानी इनोवेशन जिसको आप कहते हो, ठीक है, नई नई चीज़ों को लाना इनोवेशन के माध्यम से, या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्परामेंट के माध्यम से आगे बढ़ाना। और यही इस राष्ट्रीय पॉलिसी का मेन थीम था या मेन पर्पस था। क्लियर। अब चलिए, स्वतंत्रता के समय आप देखोगे जैसे देश बहुत पीछे था। मतलब जब आप साइंटिफिक मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है भारत के संदर्भ में, या फिर पॉलिसियाँ कैसे लाई, तो जब तक आप इसके बैकग्राउंड को नहीं समझ पाएंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में, उस समय की परिस्थितियाँ क्या रही थी, किन परिस्थितियों में इनको लाया गया, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप देखोगे भारत में जैसे कृषि प्रधान देश रहा, आज भी है, सीमित औद्योगिक डेवलपमेंट एक तरह से थे, और वैज्ञानिक रूप से काफ़ी पिछड़ा हुआ था, एक बैकवर्ड था। और यही कारण था कि उस समय के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को जो है राष्ट्र का एक आधार माना था। यानी उन्होंने कहा कि जब तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारा डेवलप नहीं होगा, यानी साइंस एंड टेक जब हमारा डेवलप नहीं होगा, तब तक हमारा राष्ट्र जो है वो डेवलप नहीं हो सकता। और यही कारण था कि उन्होंने कहा था कि विज्ञान ही आधुनिक भारत के निर्माण का सबसे बड़ा क्या है, साधन है। तो आप इसको कोटेशन के माध्यम से भी आप यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा जब भी आप मेंस का आरंभ करते हैं लिखना तब। और इसी सोच के परिणाम स्वरूप उन्होंने क्या करी, वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना करी, और बहुत सारी नीतियों को उन्होंने स्थापना करी टाइम टू टाइम, समय समय पर। आगे चल के अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे जो पहला फेज था उस दौर का, जो राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो ऐतिहासिक जो विकास हुआ, उसके संदर्भ में जो फर्स्ट फेज था, दैट इज 1942 से लेकर 1958 के बीच में। और इसमें वैज्ञानिक का एक तरह से आधारशिला रखा गया था। और सबसे पहले आप देखोगे 1942 में, ध्यान रखिएगा देश अभी आज़ाद नहीं हुआ है, बावजूद भी सरकार की जो सोच थी, 1952 में CSIR की स्थापना करी गई थी, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1942 में, ध्यान रखिएगा, की गई थी। इसी साइंटिफिक टेम्परामेंट को एक तरह से डेवलपमेंट करने के पर्पज से, ध्यान रखिएगा। क्लियर। ये फर्स्ट फेज में 1942 से 58 के बीच की बात बताऊंगा, क्या क्या डेवलपमेंट किए गए, क्या क्या पॉलिसी लाई गई। क्लियर। अब इसके पर्पस क्या रहे थे उस समय के, तो उनके मेन पर्पस जो रहे थे उस समय के उद्देश्य जो थे, अनुसंधान यानी औद्योगिक अनुसंधान करना, इंडस्ट्रियल रिसर्च पर बात करी गई, नई तकनीकों का विकास करना, वैज्ञानिक प्रयोगशाला जो लैब खोले गए अलग अलग, उनकी स्थापना करने की बात करी गई थी। भूमिका क्या रही कि भारत की सबसे बड़ी अनुसंधान संस्था की स्थापना करेगी आगे चल के। और आज आप देखोगे भारत में 35 से ज़्यादा राष्ट्रीय प्रयोगशाला का संचालन किया जा रहा है, चाहे वो अलग अलग क्षेत्र के अंतर्गत। क्लियर। तो मूल बात आप समझिएगा कि कैसे 1942 में
इस पॉलिसी की शुरुआत फर्स्ट फेज में आरंभ की जा रही है CSIR के स्थापना के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ। आप जान रहे हैं उस समय की स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी, काफ़ी वीक थी, इंडस्ट्री नहीं थे, साइंटिस्टों की कमी थी, है ना। बाहर भी लोग जा कर के पढ़ा करते थे। भारत में एक तरह से विज्ञान का विकास नहीं हुआ था, इसीलिए उस समय आधार रखा गया। और सबसे जो बड़ा और पहला नाम आता है वो नाम आता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी का, ठीक है। और इन्होंने 1948 में आप देखोगे इन्हीं के अध्यक्षता में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना करी गई थी। 1948 की कहानी है। नेहरू जी ने काफ़ी सपोर्ट करा इनको और इन्होंने भी नेहरू जी को सपोर्ट करी। और इनका मेन पर्पस था कि परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण कैसे उपयोग किया जाए, परमाणु अनुसंधान को कैसे बढ़ावा दिया जाए और ऊर्जा सुरक्षा को कैसे अचीव किया जाए। क्योंकि जब तक एनर्जी सिक्योरिटी नहीं आएगी, एनर्जी का डिमांड को फुलफिल नहीं किया जाएगा, तब तक कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। क्योंकि एनर्जी हर इंडस्ट्री को चलाने के लिए ज़रूरी थी, आवश्यक थी। और यही कारण है कि इनकी भूमिका क्या रही कि भारत की परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत किया जा रहा है और आगे चलकर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करी गई, अनुसंधान का आधार बना गया। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी का बहुत बड़ा नाम है, याद रखिएगा आप, है ना, भारत में एक तरह से क्लियर। इसके बाद आगे चल के 1954 की कहानी है, जब आप देखोगे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना करी गई थी, ठीक है, 1954 में। और इसमें मेन बात कि परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम का संचालन कैसे किया जाएगा, ऊर्जा उनका प्रोडक्शन उत्पादन कैसे किया जाएगा, परमाणु अनुसंधान पर काम कैसे किया जाएगा और परमाणु का सुरक्षा से संबंधित इस सारे के सारे वर्क जो हैं एक तरह से डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को सौंपे गए थे, ध्यान रखिएगा, क्लियर। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसके अलावा 1958 में ध्यान रखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ध्यान में रख करके हमारी पहली राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन जो आया SPR 1958, ये भारत की पहली राष्ट्रीय विज्ञान पॉलिसी थी। और इसमें आप देखोगे उद्देश्य क्या रहा, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना था, अनुसंधान को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक मानव संसाधन तैयार करना, राष्ट्रीय विकास में विज्ञान का उपयोग और आत्मनिर्भर भारत की वैज्ञानिक नींव रखना। यानी आप सोच लीजिए कि पंडित नेहरू ने किस उद्देश्य से, ठीक है, यानी किस दूरदृष्टि से इन सारी चीज़ों को एक तरह से इंस्टीट्यूशन को, संस्थाओं को स्थापित करने की बात करी। और आगे चल के बहुत सारी जो नीतियाँ आई और उन्हीं नीतियों का देन है कि आज 2026 में आप देख लीजिएगा हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कितना डेवलप है पूरे दुनिया में। आप इसरो का देख लीजिए कितना बड़ी अचीवमेंट्स है, चाहे वो DRDO की, है ना। तो इस तरह से हमारी पहली पॉलिसी थी राष्ट्रीय विज्ञान को लेकर के, वो 1958 में आई थी, ध्यान रखिएगा, क्लियर। इसके अलावा आगे चल के 1958 में ही DRDO की स्थापना करी गई थी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पर्पस क्या रहा था इनका, रक्षा उपकरणों का स्वदेशी निर्माण करना, मिसाइल तकनीक का डेवलपमेंट करना और रक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देना, ध्यान रखिएगा। और यही कारण था कि DRDO जो है मिसाइल के क्षेत्र में यही काम करता है, ध्यान रखिएगा। आगे चल के जो कलाम साहब ने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, ठीक है, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कलाम साहब। तो आप देखोगे कि DRDO की भी स्थापना करी गई थी उसी संदर्भ में, 1958 के संदर्भ में, क्लियर। अब सेकेंड जो फेज आया साइंस एंड टेक्नोलॉजी की विस्तार के संदर्भ में, वो 1960 से लेकर के 83 के बीच में। और 1962 में आप याद रखिएगा इनकोएस्फेयर की स्थापना करी गई थी। इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। संस्थापक थे इसके डॉक्टर विक्रम साराभाई। इनकी भूमिका क्या रही, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। यानी आप देखोगे जो स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट हुआ भारत में, ठीक है, और स्पेस प्रोग्राम को स्टार्ट करने में ध्यान रखिएगा किसका बहुत बड़ा भूमिका रहा था, डॉक्टर विक्रम साराभाई का, ठीक है। इसीलिए इसको जनक के रूप में भी जाना जाता है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाना जाता है। और यही स्टार्ट हुई थी सबसे पहले 1962 में इनको फर के स्थापना के प्रारंभ से, ठीक है। आगे चल के 1969 में इसरो की स्थापना करी गई, उसी का डेवलपमेंट करके, ठीक है। और इसरो का जो फुल फॉर्म होता है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसरो जब बना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने स्पेस क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति लाई, ध्यान रखिएगा। और स्पेस के डेवलपमेंट में आप देखोगे बहुत बड़ी इनकी भूमिका रही। एक तरह से इसरो का पर्पस क्या रहा था, अंतरिक्ष अनुसंधान, संचार, मौसम, कृषि, शिक्षा, रक्षा, आपदा प्रबंधन को सबके क्षेत्र में एक तरह से काम करना। और सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद, ठीक है,
सैटेलाइट को लॉन्च करके, यानी जो उपग्रह हैं उनके माध्यम से इन क्षेत्रों को एक तरह से सहायता प्रदान करना, ध्यान रखिए ये सारे पर्पसेज रहे थे। उपलब्धियां क्या रही कि आगे चल के आप देखोगे, जैसे 1975 में आप सबसे पहले आर्यभट्ट नाम कर का पहला जो हमने उपग्रह लॉन्च करी थी रूस के सहयोग से, आगे चल के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना, GSLV, PSLV, चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य L1 जो अभी हाल में ही, और चंद्रयान 3 जो डेवलप हुआ, एक तरह से सफल हुआ है ना 2023 में। तो आप देखोगे ये बहुत सारी उपलब्धियां रहा इसके स्पेस मतलब रिसर्च स्पेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, इसरो का। तो यही कारण था कि आज़ादी के बाद से जब पॉलिसी पे काम करी गई, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, तो उसका डेवलपमेंट हुआ और आगे चल के बहुत बड़ी उपलब्धि भी हासिल हुई। 1971 में अगर हम लोग बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाई गई। भूमिका क्या रहा था, विज्ञान के संदर्भ में नीति बनाना, अनुसंधान को बढ़ावा देना और वैज्ञानिक परियोजना को वित्तीय सहायता देना। साथ ही इनोवेशन मतलब होता है नवाचार, नवाचार मतलब नई नई चीज़ों को शामिल करना, ठीक है, नवाचार को एक तरह से प्रमोट करना, बढ़ावा देना, ये सारी एक तरह से क्या थी, इनकी पॉलिसियाँ थी। और यही कारण था कि 1975 में हमने आर्यभट्ट, है ना, आप जब हिस्ट्रियोग्राम में पढ़ते हैं आर्यभट्ट के संदर्भ में, तो कैसे आर्यभट्ट बहुत बड़े एक खगोलविद के रूप में हमारे प्राचीन काल में थे, उनकी उपलब्धि था। तो उन्हीं के नाम पे आर्यभट्ट नाम से हमने उपग्रह को सैटेलाइट करी थी रसिया के सहयोग से। भारत का एक पहला उपग्रह के रूप में भी जाना जाता है। कई बार एक क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। थर्ड जो फेज हुआ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के अंतर्गत, तो आप देखोगे 1983 से लेकर के 2003 के बीच में इसमें तकनीकी आत्मनिर्भरता पर बात करी गई, यानी टेक्नोलॉजी जो इंडिपेंडेंसी है उस पर काम करी गई भारत सरकार के द्वारा, और टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट बनाई गई। और उद्देश्य क्या था, स्वदेशी तकनीक, आयात निर्भरता कम करना, यानी जो हम अलग अलग तकनीक और अलग अलग जो पॉलिसी लाते थे, विदेशों से मंगाते थे अलग अलग कंट्री से, उन पे हम उनके ऊपर डिपेंडेंसी को कम करना, हम खुद सेल्फ निर्भर हो जाएं। उद्योगों का आधुनिकीकरण करना, रोजगार उन्मुख तकनीक और पर्यावरण का संरक्षण यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पर बात करी गई। और यही कारण था कि आगे चल के 1984 में राकेश शर्मा जी को का जो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे, अंतरिक्ष में इन्होंने पहली बार उड़ान भरी थी, ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री के रूप में इनको जाना जाता है, राकेश शर्मा जी को, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो चतुर्थ जो चरण था, फोर्थ फेज था, वो नवाचार आधारित डेवलपमेंट की बात करी गई थी। नवाचार का मतलब था इनोवेशन बेस्ड जो डेवलपमेंट था, ठीक है, इनोवेशन बेस्ड डेवलपमेंट का मतलब हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी जो आई 2003 में। पर्पस इसका ये था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोशन करना, बढ़ावा देना, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ जो हमारा जीडीपी है, ग्रॉस डेवलपमेंट जो प्रोडक्ट होता है उसका आप देखोगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका 2% अनुसंधान पे खर्च करना, ठीक है, रिसर्च पे खर्च करना। क्योंकि आप देखे होंगे कि भारत सरकार शुरुआत में उतना सहयोग नहीं करती थी इसरो को या फिर डीआरडीओ वगैरह को, लेकिन धीरे धीरे बजट बढ़ाते चली गई और सरकार ने इसको हेल्प करी। उद्योग और विश्वविद्यालयों को सहयोग देना और वैज्ञानिक प्रतिभा को विकसित करना, ये हमारा जो फोर्थ फेज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी जो आई थी 2003 में, इनका मेन पर्पस यही रहा था, ध्यान रखिएगा, है ना। तो मूल बात दो ही याद रखिएगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ जीडीपी का 2% जो हमारा फिनांस था उसको एक तरह से यूज करना, खर्च करना रिसर्च के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संदर्भ में, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस 2006 में जो आया सामने, तो इसकी भूमिका क्या रही कि मौसम, महासागर, जलवायु परिवर्तन, सुनामी की चेतावनी के संदर्भ में इसने काम करे, ठीक है, अलग अलग पॉलिसीज के माध्यम से, मतलब अलग अलग सैटेलाइट्स के माध्यम से जो है इन पे काम करी गई मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस 2006 में। और यही कारण था कि आगे चल के 2008 में जो हमारा भारत सरकार का फर्स्ट जो चंद्रयान-1 था, इसको हमने चंद्रमा पर भेजा था, ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पर एक तरह से जल अणुओं के प्रमाण को खोजने में, ठीक, 2008 के संदर्भ में, ठीक है। चलिए अब आगे चल के जो 2013 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन जो पॉलिसी आई, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या रहा था, इनोवेशन आधारित अर्थव्यवस्था को विकसित करना, यानी नवाचार के आधार पे हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप करें, बहुत सारे स्टार्टअप को स्टार्ट किया जाए और उद्योग
अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देना, महिलाओं की भागीदारी और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करी गई थी। यानी इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है एक तरह से समृद्धि आधारित, यानी सबको एक साथ, सभी समाज के सभी समूह को का डेवलपमेंट हो और उस डेवलपमेंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक तरह से भूमिका होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावे आगे चल के 2013 में आप देखोगे मॉम मंगलयान जो हमने स्टार्ट करी, मतलब एक तरह से मंगल के पास जो है हमने उनके ऑर्बिट पे पहुंचाया अपने सैटेलाइट को मॉम के रूप में। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी और यह जो है विश्व का पहला ऐसा देश बन गया था, ध्यान रखिएगा, भारत 2003 के अंतर्गत। और ये सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट का ही मेन कमाल था। ठीक, नेक्स्ट अगर हम लोग फिफ्थ फेजेज की बात करें तो 2014 से 20 तक भारत सरकार ने बहुत सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संदर्भ में इनोवेशन किए, बहुत सारे प्रोग्राम्स को स्टार्ट करी, जिनमें आप देखोगे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पूरे डिजिटली कर देना साइंस का ही कमाल था, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया या फिर स्किल इंडिया या फिर अटल इनोवेशन मिशन, ये सारे जो प्रोग्राम्स थे ये भारत सरकार ने आप देखोगे 2014 के बाद से स्टार्ट करी और इसमें कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही इसमें रोल रहा था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट बना 2020 में, लेटेस्ट यहीं तक डेवलपमेंट है भारत सरकार के द्वारा। इनमें मेन अगर हम लोग फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर जो फोकस करी गई इस ड्राफ्ट में क्या क्या किन किन चीज़ों पे फोकस करी गई है, ओपन साइंस को डेवलपमेंट करने की बात करी गई है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शंस, ओपन डेटा, इंक्लूसिव साइंस और इनोवेशन इकोसिस्टम, इन सब पर काम करने की बात करी गई है और इसका ड्राफ्ट जो है एक तरह से तैयार किया गया है भारत सरकार के द्वारा। हालांकि ध्यान रखिएगा जुलाई 2026 तक मसौदा तो जारी है लेकिन अभी अंतिम राष्ट्रीय नीति के रूप में इसको अधिसूचित नहीं किया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा लेटेस्ट जो हमारा ड्राफ्ट है 2020 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2000 या फिर 2020, तो यहीं तक डेवलपमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए इसके बाद 6 जो फेज था हमारा, जिनमें कि 2021 से 26 के बीच में आत्मनिर्भर और उन्नत औद्योगिक की बात करी गई। ठीक है, जिसमें कि 2022 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आरंभ करी गई। 2023 में आप देखोगे चंद्रयान 3 जो हमारा मिशन था, ठीक है, वो सफल रहा। हमने दक्षिणी ध्रुव पे, मंगल पे, एक तरह चंद्रमा पे हमने अपने सॉफ्ट लैंडिंग करी थी भारत के दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, सफल एक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया भारत। इसके बाद आगे चल के 2023 में ही आप देखोगे आदित्य L1 हमने जो भेजा है, जहाँ पे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक ऐसा जगह होगा जहाँ ग्रेविटेशनल जो फोर्स है दोनों की तरफ से, गुरुत्वाकर्षण बल, वो दोनों के बीच में बैलेंस रहेगा, शून्य रहेगा और वहीं पर हमने इसको फिक्स करी है ताकि सूर्य का ही अध्ययन करे, सूर्य से आने वाली जो रेडिएशंस हैं या फिर उनके जो विकिरण हैं उनका अध्ययन किया जाए, स्टडी किया जाए, उसी के पर्पज से हमने आदित्य L1 को भेजा है। 2024 में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की भी स्थापना करी गई और इनका भूमिका क्या रहा, इनका भूमिका ये रहेगा कि विश्वविद्यालयों में अनुसंधान, निजी क्षेत्र की भागीदारी और इनोवेशन को बढ़ावा देने पर बात की जाएगी एक तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारी है 2025 से 26 के बीच में भारत सरकार ने बहुत सारी चीज़ों पे काम करी। जैसे आप देखोगे नेशनल क्वांटम मिशन की स्थापना करी गई। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मिशन के संदर्भ में, सेमीकंडक्टर मिशन, स्पेस इकोनॉमी, डीप टेक, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन यानी R&D जो डी होता है स्कीम्स, इसके माध्यम से अनुसंधान और निवेश को बढ़ावा देने पे बात किया जा रहा है। और एक तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में एक कार्यक्रम जो है, ये प्रोग्राम, इन्हीं के सहयोग से प्रोग्राम को आरंभ किया गया है। तो भारत सरकार इन पर भी काम कर रही है एक तरह से। ठीक है, तो अब इस तरह से अगर मैं इसको समराइज कर दूं आपको, तो आप देखोगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आज़ादी के बाद से या फिर भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय जो नीति है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के वो क्या है, ठीक है, यानी नेशनल पॉलिसी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संदर्भ में चर्चा करिए, तो आपको आज़ादी से लेकर के और आज तक भारत सरकार की जितनी पॉलिसी आई उनका पर्पस क्या रहा है, उनके एक तरह से अचीवमेंट्स क्या रहे हैं और उनके एग्जाम्पल के साथ आप इसको डील कर सकते हैं। जैसे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ समरी के रूप में, 1958 में सबसे पहले हमने साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन लाया था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं अनुसंधान। 1983 में टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट आया, तकनीकी आत्मनिर्भरता उद्देश्य था मेन। 2003 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी लाई जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जोर दिया गया था, मेन हमारा फोकस वहीं था।
2013 का जो पॉलिसी था दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, ध्यान रखिएगा 2013 वाला, ठीक है। यानी इसमें साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी जिसमें नवाचार पे आधारित मेन फोकस था, और 2020 का जो आया है उसमें ये ड्राफ्ट बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिसमें ओपन साइंस, इनोवेशन, इकोसिस्टम, ये सारी चीज़ों पर काम किया जाएगा। इसका ड्राफ्ट एक तरह से बन चुका है, लागू नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से मैंने आपको आज पूरा का पूरा जो है कैसे आज़ादी के बाद से लेकर कर आज तक भारत सरकार ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने में क्या क्या बड़ी भूमिका निभाई उसके संदर्भ में बहुत संक्षिप्त में और टू दी पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करी। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों के बीच शेयर वगैरह भी कर दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा मिशन जो है 15 जेपीएससी का एक कार्यक्रम चल रहा है, यूट्यूब पर सारे वीडियो जाएंगे आपको, प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट वगैरह भी, और इवन कि मैं पीवाईक्यू और ऑब्जेक्टिव जो है उसका भी प्रैक्टिस कराऊंगा, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।